नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, एक बार फिर से हम आज करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके लिए हाजिर हैं और आज के करंट अफेयर आपको बहुत अधिक हेल्प एग्जाम में करेंगे, ऐसा मैं पूरी उम्मीद करूंगा। लेकिन मैं छात्रों ये भी चाहूँगा कि आप इस करंट अफेयर के पूरे वीडियो को ज़रूर देखेंगे और एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आपको आने वाले एग्जाम में बहुत अधिक हेल्प मिलेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि करंट अफेयर का प्रोसेस आजकल के एग्ज़ाम में बहुत अधिक पूछा जा रहा है और हमें जो भी करंट अफेयर जो हाल फिलहाल में घटनाएं घटित हो रही हैं उस पर समान रूप से पकड़ बनानी ज़रूरी है, ताकि एग्ज़ाम में एक बेहतर स्टूडेंट बनकर सामने आ सके। तो आइए आज के हम पहले करंट अफेयर क्वेश्चन को देखते हैं जीके आर्ट चैनल से। आज का जो पहला करंट अफेयर है उसमें है गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में, ध्यान रखेंगे, गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में निम्न में से किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, पूछा है कि 2021 के परेड में निम्न में से किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल किया जाएगा। ऑप्शन देखिए, संयुक्त अरब अमीरात, सूरीनाम, ब्रिटेन, कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष मुख्य अतिथि नहीं होंगे। जी नहीं, आपका सही आंसर बनेगा इसमें सूरीनाम, क्योंकि पहले आमंत्रित किया गया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के तौर पर, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना महामारी के दोबारा वापस आने के बाद उन्होंने भारत आने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को भारत का मुख्य अतिथि बनाया गया है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, तो इनको बनाया गया है मुख्य अतिथि और यही 26 जनवरी की परेड में भारत चीफ गेस्ट बनकर आने वाले हैं। तो याद रखेंगे, सूरीनाम के राष्ट्रपति। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल 9 mm मशीन पिस्टल विकसित की है। इस पिस्टल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो भारत के द्वारा एक नया पिस्टल निर्मित किया गया है, स्वदेशी मशीन पिस्टल है ये, जो 9 mm मशीन पिस्टल है। इसको जो बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है और इसको किसने विकसित किया है, इसी के बारे में पूछा गया है। और इस पिस्टल से संबंधित क्या क्वालिटी है। तो देखिए, इस पिस्टल का नाम प्रहरी रखा गया है। ये गलत स्टेटमेंट है, ये सही नहीं है, क्योंकि इसका नाम प्रहरी नहीं रखा गया है, इसका नाम ही है 9 mm मशीन पिस्टल। उसके बाद यह है कि इसे DRDO और आर्मी इन्फेंट्री स्कूल महू ने मिलकर विकसित किया है। ये स्टेटमेंट सही दिया है। इसको DRDO ने बनाया है, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन, तो इसने बनाया है। और साथ ही साथ है आर्मी इन्फेंट्री स्कूल, कहाँ का, ये आपका महू का है ना। तो महू, जैसा कि आपको पता है कि महू महाराष्ट्र में है और ये भारत का सबसे छोटा जिला भी है। तो आर्मी इन्फेंट्री स्कूल महू और इसको DRDO ने मिलकर विकसित किया है, ये स्टेटमेंट सही जा रहा है। उसके बाद यह है कि 100 मीटर की रेंज तक यह पिस्टल सटीक निशाना लगा सकता है, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, 100 मीटर की रेंज तक यह पिस्टल सटीक निशाना बिल्कुल लगा सकता है। यानी कि जो क्वेश्चन दे रहा है और उसके हिसाब से जो ऑप्शन दिया है उसमें दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही जा रहा है। तो आपके ऑप्शन में जो भी 2 और 3 से रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे वो सही होंगे, बाकी सब गलत है। और जैसा कि आपको यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है केवल 1, ये बिल्कुल गलत है। 2 और 3 देखिए, 2 और 3 यहाँ पर ऑप्शन मिल गया, यानी ये स्टेटमेंट आपका सही जा रहा है, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। छात्रों, आप इस चीज को बिल्कुल भूल नहीं पाएंगे। किस तिथि को सेना दिवस यानी आर्मी डे मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है। आर्मी डे कब मनाया जाता है भारत में, 10 जनवरी, 11 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी। यहाँ पर सही आंसर बनेगा 15 जनवरी। 15 जनवरी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर्मी डे भारत में क्यों मनाया जाता है। तो भारत के पहले फील्ड मार्शल, जिनका नाम था KM करियप्पा, याद रखेंगे, भारत के पहले फील्ड मार्शल का नाम क्या है, KM करियप्पा। ये भारत के पहले फील्ड मार्शल हैं जो 1948 में 15 जनवरी के दिन ही भारतीय सेना के शीर्ष कमांडर बने थे, थल सेना के।
यानी कि भारत के पहले थल सेनाध्यक्ष बनाए गए थे KM करियप्पा, और इनको ये कमान दिया गया था ब्रिटिश कमांडर FRR बुशर से लेकर, यानी जो ब्रिटिश अंतिम कमांडर थे RR बुशर, उनसे लेकर यह जिम्मेवारी इनको सौंपा गया था। तो भारत की तरफ से बनने वाले ये पहले फील्ड मार्शल या भारतीय थल सेना के पहले सेनाध्यक्ष बने थे। और जिस दिन उन्होंने ज्वाइनिंग लिया था, ये पद संभाला था, वो दिन था आपको 15 जनवरी। इसीलिए 15 जनवरी को ही थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो ये KM करियप्पा, इन्होंने अपना सेवानिवृत्ति लिया था 14 जनवरी को, यानी कि 14 जनवरी को अपने पद से रिटायर हो गए थे। और जब रिटायर हुए थे तो वो समय था 1953 में इनकी सेवाएं समाप्त हुई थी 14 जनवरी को। तो चूंकि ये 14 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए थे, पद से हटे थे, इसीलिए इस डेट को भी भारत सरकार सेवानिवृत्ति दिवस मनाती है, यानी भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान में यह दिवस मनता है 14 जनवरी। याद रखेंगे, जब ज्वाइनिंग किए तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस, और जिस दिन रिटायरमेंट लिए थे 14 जनवरी को, वो हो गया भूतपूर्व सेना दिवस। भूतपूर्व सेना दिवस यानी रिटायर लिए हुए सैनिकों के सम्मान में यह बनता है 14 जनवरी को भूतपूर्व सेना दिवस। तो याद रखेंगे दोनों, KM करियप्पा भारत के पहले थल सेनाध्यक्ष, जिनको ये कमान सौंपा गया था ब्रिटिश अंतिम कमांडर FRR बुशर से लेकर। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भारतीय नौसेना ने हाल में तटरक्षक अभ्यास सी विजिल 21 आयोजित किया था। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या था? देखिए, ये भारतीय नौसेना ने हाल ही में तटरक्षक अभ्यास सी विजिल 2021 आयोजित किया था। 21 का मतलब यहाँ पर हो गया 2021 में। तो ये आयोजन कब किया गया? 12 से 13 जनवरी के बीच में। पहले याद रखेंगे कि इसका आयोजन कब किया गया, 12 जनवरी से 13 जनवरी के दरमियान, यानी 12-13 2 दिन में ये अभ्यास किया गया। अब इसमें हुआ क्या कि तटरक्षक, जो भारत के तटरक्षक हैं, उन्होंने अपने किनारों पर दुश्मन देशों की किसी प्रकार के गलत हरकतों पर निगरानी रखने के लिए ये एक अभ्यास किया गया। तो यहाँ पर देखें, पूछ रहा है कि उसका उद्देश्य क्या था? समुद्र के तटवर्ती इलाकों में चौकसी। इसका सही आंसर बनेगा, यही इसका सही आंसर होगा। बाकी जो भी ऑप्शन है अब सबके सब क्या है, गलत ऑप्शन है। आपका सही आंसर क्या बनेगा? समुद्र के तटवर्ती इलाकों में चौकसी। इसके पहले जो ये सी विजिल आयोजित किया गया था वह 2019 में हुआ था। 20 में कोविड-19 बीमारी के चलते इस प्रकार का तटरक्षक अभ्यास नहीं हो पाया था। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, लीजिए। तो ये क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था, निम्न में किसकी स्मृति में 14 जनवरी को भूतपूर्व सैनिक दिवस, एक्स सर्विसमैन्स डे, जो सैनिक देश के सेवा के बाद रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए 14 जनवरी को क्या मनता है? भूतपूर्व सैनिक दिवस। और ये किसके सम्मान में मनता है? तो देखिए, अभी मैंने बताया था, ये दिया है पहला कि 1971 में पाकिस्तानी सैनिकों का भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण। जी नहीं, ये विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये गलत है। देश के पहले सेना प्रमुख KM करियप्पा की सेवानिवृत्ति, जी हाँ, ये सही होगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि 14 जनवरी 1953 को KM करियप्पा, जो भारत के पहले थल सेनाध्यक्ष थे, वो रिटायर हुए थे, और इन्हीं की यादों में ये 14 जनवरी को भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। बाकी जो ऑप्शन है वो भी बिल्कुल गलत है। तो ये अच्छा क्वेश्चन रहा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 हाल ही में देश भर के 600 जिलों में शुरू किया गया। देश भर के 600 जिलों में यह शुरू हो गया है। यह योजना किस मंत्रालय के नेतृत्व में चलाया जा रहा है? याद रखेंगे, इस योजना का जो चलाने का मंत्रालय है, उसमें जो ऑप्शन दिया है उसमें दिया है पहला शिक्षा मंत्रालय, उद्यमिता मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय, श्रम मंत्रालय। आपका सही आंसर होगा उद्यमिता मंत्रालय। ये MSDE मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2020-21 के दौरान 8 लाख प्रवासियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिस पर 948.90 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। 948.90 करोड़ रुपया इस प्रशिक्षण के दौरान खर्च किया जाएगा। और ऐसा अनुमान भी रखा गया था कि 1
करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से में ट्रेंड कर देना है और ये लक्ष्य 2020 तक ही रखा गया था, लेकिन दुर्भाग्य से 2020 में कोरोना महामारी के चलते ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। तो इसको 21 में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा और इसी को लेकर ये तीसरा चरण जो है स्टार्ट हुआ है पूरे भारत के कितने जिलों में, 6 जिलों में, जिसकी कंट्रोलिंग कौन कर रहा है, उद्यमिता मंत्रालय। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। फसल कटाई का त्यौहार भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनता है। फसल कटाई का त्यौहार मकर संक्रांति को किस राज्य में भोंगाली बिहू के रूप में मनाया जाता है? चलिए, भोंगाली बिहू के रूप में मनाने की बात पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फसल कटाई का त्यौहार जो तमिलनाडु में है वो पोंगल के रूप में मनाया जाता है। पोंगल, वहाँ पर इसका नाम रखा गया है पोंगल। यदि असम की बात करूं तो असम में होगा भोंगाली बिहू। ये आपका भोंगाली बिहू, चूँकि वैसे भी आपको बिहू से याद रहेगा कि बिहू असम का एक प्रमुख लोक नृत्य है। तो भोंगाली बिहू चूँकि असम का ही पूछा गया है तो यही आपका आंसर सही बन रहा है। बाकी देखिए पश्चिम बंगाल जो दिया है, पश्चिम बंगाल में किस रूप में मनता है, तो पौष संक्रांति। ये पौष संक्रांति, और आपको पता है कि पौष जो है हिंदी महीने के हिसाब से एक माह है और हिंदी पंचांगों के अनुसार जो पहला महीना होता है वो होता है चैत्र और अंतिम महीना पौष होता है। उसके बाद एक दिया है नाम केरल, तो केरला में भी आपको ये पोंगल के नाम से ही मनाया जाता है। ये भी आपको पोंगल के नाम से ही मनता है, तो केरल में भी पोंगल के नाम से मनता है। अगर हम एक राज्य और की बात करें गुजरात, तो इसका भी नाम याद रखेंगे कि गुजरात में एक किस रूप में मनाया जाता है, गुजरात में मनाया जाता है उत्तरायण के रूप में। उत्तरायण के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सूर्य जो है उत्तर दिशा में आना शुरू कर देता है, इसीलिए उत्तरायण के रूप में गुजरात के लोग मकर संक्रांति के त्यौहार को मनाते हैं। तो आपका सही आंसर कौन बनेगा, भोंगाली बिहू का संबंध किसके साथ, असम के साथ। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सरकार ने 83 तेजस लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी जो प्रदान की गई है, इस लड़ाकू विमान के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन देखिए, तेजस तीसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। दूसरा दिया है इसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा विकसित किया गया है। HAL का फुल फॉर्म क्या हो गया, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। तेजस 2222 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ान भरने में सक्षम है। तो याद रखेंगे जो पहला ऑप्शन दिया है वो गलत है, क्योंकि तेजस तीसरी पीढ़ी का नहीं, ये तीसरी पीढ़ी बिल्कुल नहीं होगा। ये आपको अब है चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, ये चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, तो पहला ऑप्शन गलत है। उसके बाद यह है कि इसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा विकसित किया गया है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और तेजस 2222 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। यानी दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि तेजस चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। यह हवा में एवं हवा से सतह पर मिसाइल दागने में पूरी तरह से सक्षम है। इसका एंटीशिप मिसाइल, बम और रॉकेट भी इसमें लगाए जा सकते हैं। और याद रखेंगे कि तेजस इसको हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है और यह 2222 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ान भरने में सक्षम है। तो आपका सही आंसर बनेगा 2 और 3। और ऐसा ऑप्शन देखें, ये आपको ये यहाँ पर दिख रहा है 2 और 3, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न क्या है, 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में मनाई जाने वाली गणतंत्र दिवस परेड में किस विदेशी सैन्य टुकड़ी को आमंत्रित किया गया है? 26 जनवरी 2021 को जो दिल्ली में गणतंत्र दिवस का परेड होने वाला है, इसमें किस विदेशी सैन्य टुकड़ी को आमंत्रित किया गया है? तो देखिए ऑप्शन दिया है श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। आपका सही आंसर बनेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश को इस बार सैन्य टुकड़ी की तरफ बुलाया गया है, उसकी सेना को, और 122 सदस्यीय दल भारत के इस परेड में शामिल होने वाला है, जो 26 जनवरी का परेड दिल्ली में होने वाला है। तो अभी तक इसके पहले 2 बार ऐसा और भी हो चुका है जब विदेशी सैन्य टुकड़ी को भारत के 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। तीसरा ऐसा मौका है बांग्लादेश के साथ जब सैन्य टुकड़ी को बुलाया गया है भारत के 26 जनवरी के परेड में। तो ये आपका सही आंसर जा रहा है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न क्या है,
तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की सूची में हाल ही में शामिल कर लिया है? यानी वो कौन सा ऐसा देश है जिसको अमेरिका ने अभी हाल ही में यह बात कहते हुए आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों में शामिल किया, जिसमें उसने कहा है कि ये देश आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, मैक्सिको, क्यूबा, वेनेजुएला और चीन। आपका सही आंसर बनेगा क्यूबा। वैसे आपको बता दें कि इसके पहले भी आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों में क्यूबा पहले से शामिल था, लेकिन बीच में बराक हुसैन ओबामा के द्वारा, जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके द्वारा क्यूबा को इस लिस्ट से हटा दिया गया था। लेकिन अब जो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, इन्होंने एक बार फिर से क्यूबा को इस लिस्ट में शामिल कर लिया है, यानी आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की सूची में शामिल किया है। वैसे आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति अब जो बाइडेन जी चुन लिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 हाल ही में जारी किया गया, इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका मतलब ये हो गया कि किस देश में पासपोर्ट को सही तरीके से जारी किया जाता है, पासपोर्ट में किसी प्रकार की देरी वगैरह नहीं होती है, आसानी से जारी हो सकता है और पासपोर्ट सभी व्यक्तियों के पास आसानी से पहुंच सकता है। इसको लेकर पूछा है कि कौन सा देश इस रिपोर्ट में सबसे टॉप पर रहा है। तो चलिए हम इस ऑप्शन को देखें। इस पासपोर्ट रैंकिंग में रिपोर्ट में शीर्ष 3 स्थानों पर एशियाई देश हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट सही इसलिए है क्योंकि एशिया की जो 3 देश हैं उस रिपोर्ट में सबसे बेहतरीन देश बना है कौन? जापान, जहां पासपोर्ट को लेकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरे नंबर पर है इसका एक और देश, याद रखेंगे, सिंगापुर, जो इस रिपोर्ट में बहुत ही बेहतरीन स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर है दक्षिण कोरिया, याद रखेंगे दक्षिण कोरिया। तो ये शीर्ष एशियाई देश 3 नंबर पर। उसके बाद रिपोर्ट में भारत 85वें स्थान पर है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत इस लिस्ट में 85वें नंबर पर है। उसके बाद यह है कि रिपोर्ट में जापान पहले मैंने बताया ना, जापान पहले स्थान पर है और अफगानिस्तान बिल्कुल अंतिम स्थान पर। जी हाँ, 110 देशों का लिस्ट जो जारी किया गया था, उस 110 देशों की लिस्ट में सबसे निचले स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान। और पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है जापान। तो इसमें पहला स्टेटमेंट भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। तो अगर ऐसा ऑप्शन मिलेगा तो वो आपका सही होगा। और अगर ऐसा ऑप्शन देखें तो आइए देखते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा है। ये दिया है केवल 1, ये बिल्कुल गलत, केवल 2, ये भी गलत। अब आइए आगे बढ़ें। तो मैंने बताया कि ये बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, 1, 3 ये भी गलत है। और यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो इस तरह से आपका सही आंसर बनेगा 1, 2 और 3। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, उच्चतम न्यायालय ने संसद द्वारा कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है। जैसे मैंने बताया था ना कि भारत सरकार के द्वारा जो कृषि बिल लाया गया था उस पर उच्चतम न्यायालय ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाया है और इसके लिए कमेटी बनाया है। जो इस समिति में जो भी लोग हैं उनका नाम पूछा गया है कि समिति में कौन कौन से सदस्य हैं। तो देखिए पहला है भूपेंद्र सिंह मान, ये सही है। डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, ये भी सही है। डॉक्टर अशोक गुलाटी, ये भी सही है, अशोक गुलाटी जी भी शामिल है। उसके बाद अनिल धनवट जी भी शामिल है। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों ऑप्शन सही जा रहा है। तो चारों ऑप्शन जिसमें होगा वो सही होगा। तो आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ें कि इसके आंसर क्या बनने वाला है। जी हाँ, ये देखें आपका पहला तो गलत हो गया, केवल 1, 2, 3 दिया है। दूसरा 2, 3, 4 दिया है, ये भी गलत है। उसके बाद 1, 3, 4 दिया है, ये भी गलत है। 1, 2, 3, 4 ये आपका सही दिख रहा है, यानी ये आपका सही आंसर बनेगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो ये है आज का हमारा अंतिम प्रश्न, जिसमें है खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट का मुख्य अवयव क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12 जनवरी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा खादी प्राकृतिक पेंट के बारे में बताया गया और उसमें कहा गया कि नया जो पेंट खादी के कपड़ों को लेकर आ रहा है वह गाय के गोबर से बना हुआ है, जो बिल्कुल सस्ता भी होगा, दुर्गंधहीन भी होगा। अभी तक इसमें जो है सीसा, पारा, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम जैसे भारी धातु प्रयोग होते थे। अब ये भारी धातु जो है प्रयोग
नहीं होंगे और इस तरह से ये गाय के गोबर से बनाया जाएगा। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो KVIC है द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट का मुख्य एलिमेंट क्या है? गाय का गोबर। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए हम अगली क्लास में एक बार फिर से आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को लेकर आएंगे। तब तक आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और लड़कों के बीच शेयर भी करते रहिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। और यदि आप चैनल पर मेरे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।